नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो ग्रह जब आपस में मिलते हैं तो उनके जो फल हैं वो बदल जाते हैं और एक नए फल को जागृत कर देते हैं। बृहस्पति और केतु कुंडली में इकट्ठे हों तो ये गुरु और चेले की जोड़ी कही गई है। अगर ये आपकी कुंडली में कहीं पर इकट्ठे बैठे हों तो इसका क्या फल होगा और इसके फल का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा, और आपको क्या परहेज और क्या उपाय करने चाहिए, वो सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा जो जानकारी है वो आप तक बेरोक टोक पहुंच सके। लाल किताब ज्योतिष रेगुलर कोर्स व डिस्टेंस कोर्स करने एवं फोन पर कंसल्टेंसी लेने हेतु संपर्क करें 092-121-30951 096-54244-125 096-54244-126। हमारा पता है शिवगौरी रत्न 5N18 NIT फरीदाबाद नियर नीलम चौक। हमारा दिल्ली का पता है B7/216 सेक्टर 4 रोहिणी नियर विश्राम चौक। दोस्तों, बृहस्पति और केतु जब भी इकट्ठे होते हैं तो यहां पर केतु उच्च का हो जाता है क्योंकि चेला अब अपने गुरु के साथ है, लेकिन गुरु की हैसियत यहां पर कमजोर पड़ जाती है। अब कुंडली में जहां पर भी बृहस्पति शुभ होता है या बृहस्पति के जो अपने ग्रह हैं, जब उन घरों में ये युक्ति हो तो ये अच्छा फल देती है। लेकिन केतु के घरों में कंडीशंस बन जाती हैं, केतु के घरों में फल बदल जाता है। दोस्तों, जब ये योग पहले घर में हो तो ऐसे इंसान के कदम बड़े शुभ माने जाते हैं। ऐसा इंसान जिसके साथ जुड़ जाता है या जिस जगह कदम रखता है वहां पर बरकत और उन्नति मिलती है। उसके शुभ पैर दूसरों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सेकंड हाउस में ये योग नॉर्मली शुभ होता है, लेकिन वर्ष कुंडली में ये योग ज्यादा प्रभावी होता है। वर्ष कुंडली में अगर सेकंड हाउस में ये योग आ रहा हो और ऐसे में एट्थ हाउस खाली हो तो ये पूर्ण रूप से धन दौलत और आर्थिक रूप से मजबूती के लिए वो वर्ष को सपोर्ट करता है। इस योग के कारण उस वर्ष आपको आर्थिक समृद्धि मिलती है, यात्रा मिलती है और यात्राओं से लाभ मिलता है, उन्नति मिलती है। आपकी जॉब में या आप जिस काम में जुड़े हुए हैं उसमें आपकी तरक्की होती है। लेकिन अगर उसी समय पर 6, 8 या 12 में कोई इन दोनों ग्रहों के विपरीत ग्रह बैठे हों, जैसे बुध या शुक्र, तो ऐसे में ये योग पूर्ण रूप से नेगेटिव प्रभाव देता है, अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाता। आर्थिक रूप से आपका जैसा चल रहा होता है वैसे ही होता है। हो सकता है कि आपको नुकसान हो या जो आपका बदलाव हो रहा है या जो आपकी यात्रा हो रही है वो नुकसानदायक हो सकता है। अगर हम इसको फोर्थ हाउस में देखें तो ये योग बृहस्पति के कारण तो अच्छा फल देता है, लेकिन यहाँ पर केतु चंद्रमा को पीड़ित करता है। ऐसे में संतान के लिए दिक्कत होती है, देरी होती है। लेकिन बृहस्पति अगर आप मजबूत रखते हैं, बृहस्पति को शुभ करते हैं, बृहस्पति के जो कार्य हैं उनको कर आप अपने बृहस्पति को उच्च कर देते हैं तो ऐसे में संतान में भले ही देरी हो लेकिन संतान आपको प्राप्त जरूर होती है। ये योग अगर फिफ्थ हाउस में हो तो मान सम्मान और संतान की तरफ से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, सिक्स हाउस में ये योग आपको इंट्यूशन पावर देता है, आपको आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का पहले ही से संकेत दे देता है, लेकिन ये आर्थिक रूप से आपको ज़्यादा मजबूती नहीं देता, कमर पैरों की तकलीफ देता है और आपको कर्जाई भी बना देता है। ऐसे इंसान के पास ज्ञान होता है, जो भी ज्ञान होता है वो प्रैक्टिकल रूप में होता है, लेकिन उसका जो आर्थिक रूप से उसको फायदा मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। अगर ये योग सेवेंथ हाउस में है तो सेवेंथ हाउस में वैसे तो इंसान को ये नाम और शोहरत देता है, लेकिन घर में उसकी पूछ नहीं होती। ऐसे इंसान अपने जो डेली इनकम ऑफ सोर्स है उसमें तरसते रहते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं कि सन्यासी तो होते हैं
लेकिन गरीब सन्यासी होते हैं, ऐसा जोगी जो अपना मांग कर अपना गुजारा करे। 8th हाउस में ये दैवी शक्तियाँ आपको मदद करती हैं, दैवी मदद आपको मिलती है। और अगर आपके बड़े बुजुर्गों के साथ आप रहते हो या उनकी सेवा करते हो तो आपको जब जब ज़रूरत होती है तो उनकी तरफ से आपको मदद मिलती है। लेकिन कमर पैरों की तकलीफ या जो शारीरिक परेशानियां हैं वो आपको परेशान करती हैं। आपके पुत्र संतान की तरफ से भी आपको दिक्कत आ सकती है। 9th हाउस में ये योग काफ़ी अच्छा फल देता है, आपको ब्रांड तक बना देता है। ऐसा इंसान अपने किसी विशेष कार्य के कारण अपने कुल में, अपने समाज में पहचाना जाता है। 10th हाउस में यह आर्थिक दिक्कत देता है, जो प्रोफेशन है वहां पर बार बार बदलाव की स्थिति पैदा करता है, आपको भटकाता रहता है, आप फिरे फिरे घूमते रहते हो लेकिन आपको उसका लाभ नहीं देता। आपके सामने ऐसी सिचुएशन करता है कि आपको यहाँ पर काम मिलेगा, यहाँ पर काम मिलेगा, आप वहाँ चले जाएं, लेकिन सिर्फ भागदौड़ रहती है, उस हिसाब से काम नहीं प्राप्त होता और आपको अक्सर अपने ही परिवार वालों पे, चाहे वो अपनी पत्नी हो, चाहे अपने बच्चे हों या और कोई हो, उन पर डिपेंडेंट होना पड़ जाता है। और अगर हम 11th हाउस की बात करें तो यहाँ पर भी ये योग बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं देता है। यहाँ पर पूर्ण रूप से शनि की स्थिति को देखकर हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर आप शनि को किसी भी तरह से खराब करते हो, शनि के विपरीत कार्य करते हो, यानी अपने कर्म को ध्यान नहीं रखते, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उन पर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो ये योग अशुभ फल देता है। 12वें घर में ये विदेश यात्रा देता है। 12वें घर में आपकी इंट्यूशन पावर को अच्छा कर देता है, आपको आर्थिक लाभ भी देता है। यहाँ पर ये पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव देता है। दोस्तों, 3rd हाउस की अगर हम बात करें तो 3rd हाउस में जब ये योग बनेगा तो आपको सांसों से संबंधित प्रॉब्लम, आपकी बहन, बेटी, बुआ, मासी के लिए प्रॉब्लम, और अक्सर जब आप ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे किसी चीज़ को देखकर या किसी चीज़ की आपको प्राप्ति हुई और उसके बाद आप ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसके बाद ये योग आपको नेगेटिव फल देता है। दोस्तों, ऐसे में क्या करें और क्या ना करें? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये योग जब भी किसी कुंडली में होता है तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो सांसों से रिलेटेड चीज़ों में होता है। अगर आपको किसी भी तरह की सांस की दिक्कत आ रही हो, आपके फैमिली में, आपके बड़े बुजुर्गों में, खासकर दादा या दादी या पिता, इनको किसी भी तरह की सांस की दिक्कत है तो ये योग अपना शुभ फल नहीं दे रहा है। अब क्या परहेज करें? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको केतु को किसी भी तरीके से नीच नहीं होने देना है, यानी आप कुत्तों की सेवा करें, कुत्तों को मारे नहीं, कुत्तों को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाएं। दूसरा, आपको अपने रीति रिवाजों को बिल्कुल तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। बड़ों के जो बनाए हुए रूल रेगुलेशन हैं उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर बृहस्पति को उच्च करने के लिए केसर का प्रयोग करें। कानों में सोना धारण कर सकते हैं। आप अपने घर में जितना सोना स्थापित करते हैं आपके लिए अच्छा है। सोने की चेन पहनना आपके लिए अच्छा है। चने की दाल धर्म स्थान पर देते रहें। आपको अगर सांस की दिक्कत आती है या आपके बड़े बुजुर्गों में किसी को सांस की प्रॉब्लम रही है तो ऐसे में आपको दुरंगा पत्थर, खासकर सुलेमानी लहसुनिया, उसको आप एक चांदी में मड़वा कर और उसको 43 दिन गाय के जूठे पानी से धो के आप गले में पहने तो इससे आपको इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेगा। जब आपकी कुंडली में ये योग बन रहा हो तो ऐसे में इस योग को शुभ रखने के लिए आप धर्म स्थान पर नींबू, चने की दाल और आप खट्टी चीज़ें जैसे इमली वगैरह आप मंदिर में देते रहें। आपको भूल के भी इस योग के समय पर कहीं से मुफ्त में अचार खटाई नहीं लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे उपाय आप अपने जीवन में अपनाकर इस योग के शुभ फल को प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी तरह का कोई सवाल हो या कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।